अगर ये वीडियो तुम लोग एंड तक देखते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम इस वीडियो से कुछ सीख कर ही जाओगे। वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो सब। आज की वीडियो में मैं तुम्हारे लिए ये बुक पढ़ने वाला हूँ और इस बुक में से जो भी मैं तुम्हें सीखूंगा वो तुम्हें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस बुक का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन। तो इस बुक में जो ऑथर हैं एम ए ब्राउन, उन्होंने बताया है कि डार्क साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे अपन उस चीज़ से बच सकते हैं। जैसे कि इसका जो टाइटल है उसका मतलब समझा देता हूँ। डार्क साइकोलॉजी वो चीज़ें होती हैं जिसमें मैनिपुलेटर तुम्हें कन्विंस कर लेता है अपनी बातों में, और वो चाहे इमोशनली हो चाहे कैसे भी हो। और जो एम ए ब्राउन है इस बुक के ऑथर, उन्होंने इस चीज़ों को बताया है अपनी बुक में कि क्या क्या वो टेक्निक्स होती हैं एंड कैसे उनसे बच सकते हैं। तू तो समझा? मैं तुम लोगों के हाँ। लिए ये बुक रीड करूँगा और तुम्हें समझाऊँगा। नहीं, तू बस समझा तुम्हें नहीं। बैठ के वीडियो पूरा देखना है और समझना है। और इस इस बुक में टोटल 14 चैप्टर है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो 14 चैप्टर है एंड ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा। तो मैं इसमें 7 चैप्टर्स तुम्हारे लिए पढ़ूंगा, तो देखिए, एक तो लाइक बेसिक दबा ट्रिक है, एक देना। तो लाइक और और शेयर ठोक दीजिए महाकाल चलिए का अब मैं पढ़ना धमाका चालू लगा करता हूँ और तुम लोगों को समझाता हूँ। वैसे एक दिन नहीं लगने वाला है इसमें, 3-4 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ। लास्ट के कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, उन्हें कंप्लीट करके तो मैं चैप्टर वाइज तुम्हें बताता हूँ क्या क्या मैंने सीखा है इस बुक से। और अगर तुम लोग मेरा पेज पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम लोगों की फीड में आता रहूँगा आपसे रेगुलरली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब तक राजू श्याम नहीं आते तब तक मस्त सो जाता हूँ और बाद में उठ के वो बाजू वाले मुन्ना का गेम बजाता हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो फाइनली दोस्तों, मैंने तुम लोगों के लिए 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए इस बुक की। अब बारी आती है इन्हें समझाने की। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। इसका नाम तुम लोग देख सकते हो, व्हाट इज डार्क साइकोलॉजी। तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन तो मैं इस बुक के फ्रंट पेज में दे रखा था कि व्हाट इज़ डार्क साइकोलॉजी, बट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो बेसिकली डार्क साइकोलॉजी मतलब ये होता है कि जो ट्रिक्स डार्क साइकोलॉजी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ट्रिक्स होती हैं और इनसे जो मैनिपुलेटर है वो आपको कन्विंस कर लेता है अपनी बातों में या किसी भी चीज़ में जिसमें उसका प्रॉफिट हो। और इस चैप्टर में बताया गया है कि लर्निंग हाउ टू इंटरेक्ट एफिशिएंटली विथ इंडिविजुअल विल चेंज एवरीथिंग फॉर यू। मतलब अगर आप लोगों से इंटरेक्ट करना सीख जाते हो तो आपके लिए लाइफ में वो बहुत कुछ चेंज ला सकता है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नॉट टू टॉक टू अदर, इट्स अबाउट टू अचीव योर गोल्स। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अच्छे से बात करना सीखो। इसका ये मतलब भी होता है कि आप अपने गोल्स को अचीव करो। सो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों, चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है। सेकंड टॉपिक है सॉलिडिज्म एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें इसका मतलब ये बताया गया है कि अगर आप लोग जो कि मैनिपुलेटर होता है वो आपको कैसे बिलीव कराता है कि जो वो बता रहा है वही सच है। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ। आप एक रूम में हो और जो भी आप रूम में चीज़ें देख रहे हो वही सच है, बाकी सब आपको इमेजिनेशन लग रहा है। ऐसे मैनिपुलेटर आपको डार्क साइकोलॉजी से जोड़ता है एंड खुद पे बिलीव कराता है कि जो बोल रहा है वही सच है, जिससे आप उसकी बातों में आ जाते हो। तो सबसे पहला यही हमने पढ़ा है, सॉलिडिज्म एंड ह्यूमन बिहेवियर। और अभी चलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर पर। मैं जितना हो सकता है लॉन्ग में डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, बट टॉपिक कोई भी नहीं काट रहा हूँ। तो अभी चलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर पर। ये पूरा टॉपिक में यही था कि कैसे मैनिपुलेटर मतलब आपको अपनी बातों में उलझा लेता है, बाकी सब आपको इमेजिनेशन लगने लगता है, ऐसे वो आपसे कम्युनिकेट करता है। तो मैंने पहले जैसे आपको बताया था कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं, अपने गोल्स को अचीव करना है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैनिपुलेटर कैसे आपको यकीन दिला देता है अपनी बातों में, तो यही उससे रिलेटेड है कि कम्युनिकेशन जो मैंने बताया था। और यहाँ पर ये सेकंड टॉपिक में उसको रिलेट कर सकते हो। आपकी जो मैनिपुलेटर है वो अपनी बात में फंसा के अपने गोल्स को अचीव कर रहा है, मतलब किसी चीज़ की वजह से वो आपसे बात कर रहा है एंड उसे अचीव करने के लिए आपको वो मना लेता है। इस चीज़ को समझाया गया है चैप्टर नंबर 1 में। तो ये था हमारा चैप्टर 1, जिसे मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की ट्राई किया है। एंड कोई भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अभी चलते हैं चैप्टर 2 पे।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, सेकंड चैप्टर। और मैं आपको ये चैप्टर्स मतलब क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में तो इंट्रोडक्शन था, तो मैं इस चैप्टर से लेके जहाँ तक मैं चैप्टर में जाने वाला हूँ उसको थोड़ा पेज वाइज समझाऊंगा, क्योंकि पूरा चैप्टर का ओवरव्यू बड़ा हो जाएगा, तो मैं 1 2 पेज 3 पेज साथ में लेके चलूँगा। तो अभी चैप्टर सेकंड का नाम है सीक्रेट एंड स्ट्रेटजीज ऑफ डार्क साइकोलॉजी। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। क्या मैं इस चैप्टर में पढ़ाने नहीं, बताने समझाने वाला हूँ। तो इस चैप्टर में बताया है कि कैसे आप अपने वर्ड्स को यूज़ करके किसी के दिमाग या किसी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। और इसमें सबसे ज़रूरी होता है अपने खुद पर काबू रखना, अपने इमोशंस पर काबू रखना। और इस चैप्टर में न्यूरॉन्स का जिक्र किया गया है, मिरर न्यूरॉन्स जो कि हमारे अंदर होते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल बताया गया कि एक जो चिंपैंजी होता है वो बनाना होल्ड नहीं किए होता है, बट वो दूसरे को देखकर ऐसा करता है। और इससे सीखने ये मिलता है कि ऐसे दूसरों को देखकर खुद हम कोई चीज़ करते हैं। एंड इसमें एक चीज़ का और बताया गया है कि मैनिपुलेटर आपको ऐसे विश्वास दिलाता है कि वो आपकी प्रॉब्लम समझ रहा है एंड आपको हेल्प कर रहा है, तो जिससे वो आपके पर्सनल या कुछ सीक्रेट्स निकलवा लेता है। एंड इसमें एक किताब में बताया गया है कि वो जो मैनिपुलेटर होता है वो अक्सर आपकी बाउंड्रीज़ को चेक करता है, आपकी लिमिट्स जो भी हैं उसको तोड़ने की, ब्रेक करने की कोशिश करता है, ताकि वो आपसे एक्स्ट्रा में इंफॉर्मेशन निकलवा पाए और उस इंफॉर्मेशन का खुद के एम के लिए यूज़ कर पाए, जो कि उसका जो भी काम है। और अभी बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पेजेस पर। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पर बात की गई है स्टेट कंट्रोल के बारे में। इसका मतलब होता है कि मैनिपुलेटर आपको डराकर, धमकाकर, लालच देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। तो इससे बचने के लिए आपको अपने इमोशंस पर, जैसे कि मैंने बताया, काबू करना आना चाहिए। अपने जो फीलिंग्स है उसको अंदर ही रखना चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो आपका दोस्त हो, मित्र, महिला मित्र हो या फिर गर्लफ्रेंड हो। अपने इमोशंस को काबू रखना चाहिए, किसी को समझाना नहीं चाहिए। मतलब जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो, तो अगर आप किसी को बताओगे तो ऑफकोर्स वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। सो कीप योर इमोशंस प्राइवेट। एंड अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज में एंकरिंग के बारे में बात की गई है। मैनिपुलेटर आपको किसी भी चीज़ या इंसिडेंट को याद दिलाकर आपको महसूस कराता है कि वही आपका ख्याल रखता है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि अपने इमोशंस को प्राइवेट रखो। इसको अपन इससे रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपने किसी को अपना पुराना इंसिडेंट बताया हो, तो वो आपको वही चीज़ याद दिलाकर खुद ऐसा इमोशनली आपको फील कराएगा कि मैं बात समझ रहा हूँ, जो मैनिपुलेटर है, एंड आपसे फिर अपना काम निकलवा लेगा। सो एंकरिंग एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने आपको बता दिया है पूरी की पूरी, जो इसमें पेज में बताया गया है कि अपने इमोशंस पर कैसे काबू करना है। तो बस अपना जो इमोशंस है उसको प्राइवेट रखो, ओवरऑल यही है। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट, बाकी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो सॉरी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज 29 एंड 30 पेज, सॉरी 20-29 पेज पर, इन दोनों पेज में स्टेट कंट्रोल के बारे में फिर से बताया गया है कि मैनिपुलेशन की पहली स्टेज होती है ये। और इसमें सबसे पहले आपको मैनिपुलेटर इजीली कंट्रोल कर सकता है, मतलब सबसे पहला स्टेज होता है। इसलिए मैनिपुलेटर आपको सबसे पहले इसी में फंसाने की कोशिश करेगा कि आपको कोई पुरानी चीज़ याद दिलाएगा, आपके पहले बैकग्राउंड की या कोई इंसिडेंट वगैरह। तो इससे आपको बचना है। और बाकी मैं आपको मतलब अपना बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत आपको खुद समझना भी पड़ेगा। और अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों लास्ट मैंने आपको 29 तक बता दिया था। अब पेज नंबर 30 एंड 31 की तरफ पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि मैनिपुलेटर आपको हमेशा ऐसा फील कराने की कोशिश करेगा कि आप सबसे ज़्यादा खास हो उसके लिए। एंड इस पेज में, इन दोनों पेजों में कैरेक्टर ब्रेक एक नाम के टॉपिक की बात की गई है कि अगर आप लोग अपना जो कि बात है नहीं रख पाते हो, तो आप जो मैनिपुलेटर की बात में फंस सकते हो। सो अपनी बात रखना चालू कर दो। अगर आप लोग सोचते हो कि जज करेगा, सो दिस इज़ रॉन्ग, तो अपनी बात को रखना चालू कर दो। एंड अभी बढ़ते हैं पेज नंबर 32 एंड 33 के ऊपर। इन पेज में लिस्टिंग के बारे में बताया गया है कि दूसरों की बात सुनने से ज़्यादा उस पर ध्यान देने की कोशिश करो कि वो आपसे कहना क्या चाहता है, एंड वो आपको कहीं फंसाना तो नहीं चाहता। और ब्रीथिंग स्लोली, मतलब जो भी आप लोग डिसीजन लो उसको थोड़ा सोच समझ के, एंड नर्वसनेस में मत लो।
एक शांत माहौल बना लो और कोशिश करो कि आप उनके जाल में ना फंसो। बिकॉज़ यही जो चीज़ है मैंने बताया कि आप लोग अगर खुद की जो बात रखने की कोशिश नहीं करोगे तो आप डेफ़िनेटली फँस सकते हो। तो दोस्तों चैप्टर 2 का मैंने पेज वाइज़ तो आपको बता दिया है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं एक बार फिर से अच्छे से कर देता हूँ। तो बेसिकली इस चैप्टर 2 में बताया गया है कि कैसे अपनी बातों का और शब्दों का इस्तेमाल करके मैनिपुलेटर आपको किसी भी बात में फंसा सकता है एंड अपनी बात मनवा सकता है। सेकेंडली इसमें न्यूरॉन्स का बात की गई है कि न्यूरॉन्स जो कि ज़िक्र किया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया है, कैसे आपके हाव-भाव को समझकर आप लोग समझ सकते हो। मैंने आपको वो चिंपैंज़ी वाला एग्ज़ाम्पल भी दिया था एंड उसके बाद इसमें माइंड रीडिंग भी बताया गया है और उसके बाद मैंने एंकरिंग की बात की थी आपसे मैनिपुलेटर कि कैसे आपको जो मैनिपुलेटर है इमोशंस पर काबू पा लेता है। तो अपनी बात रखना ज़रूरी है एंड अगर आप लोग शर्माते हो तो प्लीज़ डोंट। एंड उसके बाद इसमें गैस लाइटिंग एक तकनीक की बात की गई है जिसमें आपकी सोच को मैनिपुलेटर ख़राब बताता है एंड अपनी सोच को ही सही बताता है, जिससे आपको खुद पर शक होने लगता है एंड आप मैनिपुलेटर की बात में आ जाते हो आराम से। क्योंकि जब आप खुद की सोच को बेकार मानने लगोगे तो डेफ़िनेटली आप फँस सकते हो। सो मेरा यही है चैप्टर 2 ओवरव्यू मैं दे चुका हूँ और अभी बढ़ते हैं चैप्टर 3 की ओर। बाकी बोर तो नहीं हो रहे ज़्यादा, कमेंट में बताना। अभी बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर 3, जिसका नाम है द एसेंस ऑफ डार्क साइकोलॉजी। तो इसके स्टार्टिंग के पेजेस में बताया गया है कि साइकोलॉजी के 2 हिस्से होते हैं हमारे दिमाग के, एक पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड सेकेंडली डार्क साइकोलॉजी, जिससे कि हम बोल सकते हैं ऐसा दिमाग का हिस्सा जो कि ज़्यादातर गलत काम के लिए यूज़ हो सकता है एंड जो कि डरावना भी हो सकता है इस बुक के अकॉर्डिंग, एंड इसलिए इसका नाम डार्क साइकोलॉजी रखा गया है। और इसमें आगे बताया गया है कि डार्क साइकोलॉजी में हेर फेर किसी को कंट्रोल करने के पुराने तरीके हैं जिनसे आप पढ़कर सतर्क हो सकते हैं। इसमें एक कुत्ते का एग्जाम्पल लिया गया है कि जब उसका मालिक अपने कुत्ते को मारता है और उसको तड़पते देख उसको मज़ा आता है, तो ये भी एक डार्क साइकोलॉजी का पार्ट है कि कैसे दूसरों को तड़पता देख या परेशान कर कर खुद को सुकून महसूस करना, ये भी एक डार्क साइकोलॉजी का नेगेटिव साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं। सो उसका पार्ट है। और अभी बढ़ते हैं आगे पेजेस पर। तो दोस्तों आगे एक एग्जांपल दिया गया है कि कैसे एक मनी वेल्थ रिलेटेड बंदा जो कि अमीर माना जाता है सोसाइटी में, वो कैसे गलत काम को भी बिना किसी पछतावे के करता है एंड जो कि एक पुअर फैमिली से होता है, जो कि मिडिल क्लास भी मान सकते हो, वो किसी भी काम को करते वक्त गिल्टी फील करता है। सो इसमें एक बताना ये चाहते हैं जो ऑथर हैं इस बुक की, वो कहना ये चाहती हैं इससे कि अपना जो काम है उसे कॉन्फिडेंट होकर करो, डोंट बी शाय और फील गिल्टी इन एनीथिंग यू, मतलब जो भी तुम कर रहे हो। तो दोस्तों आगे बताया गया है कि कैसे गलत सोच, जो कि मैंने नेगेटिव थिंकिंग आपको बताई है, एग्जाम्पल दिया था, कैसे उसकी वजह से गलत सोच और सफलता आपसे छूट जाती है। और आगे एक एग्जांपल दिया गया है, मैं आपको उसको पढ़े बताता हूँ कि जो पब्लिक स्पीकर होते हैं, लीडर्स होते हैं, जजेस होते हैं, जो पार्लियामेंट में लोग होते हैं, वो कैसे खुद को दूसरों से अच्छा समझ लेते हैं, मतलब दूसरों के जो भी ओपिनियन है उनको इतना ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, अच्छे से बोलूँ तो वो खुद को दूसरों से अच्छा समझते हैं, इसलिए वो अपने ओपिनियन पर खड़े होते रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अपने आप पर जो कि अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। तो यही ओवरऑल इस चैप्टर में बताया गया था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। तो आइए दोस्तों चैप्टर 3 का एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। इस चैप्टर में था गया ओवरऑल द एसेंस ऑफ डार्क साइकोलॉजी में बताया था कि जो लोग होते हैं, हर एक इंसान में एक एबिलिटी होती है कि वो दूसरों को हार्म कर सकता है, बस ये चीज़ होती है कि वो कब उसे यूज़ कर रहा है। एंड इस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं लोग। तो यही था इस चैप्टर में। इसके साथ अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। चैप्टर नंबर 4 का नाम है चैप्टर 4 द बेसिक्स ऑफ कन्वर्ट इमोशनल सिचुएशन एंड मैनिपुलेशन। तो ये रहा चैप्टर 4। तो अभी स्टार्ट करता हूँ इसको समझाना। तो दोस्तों व्हाट इज़
कोवल्ट मैनिपुलेशन समझाता हूँ मैं आपको क्या होता है। तो कोवल्ट मैनिपुलेशन वो चीज़ होती है जहाँ पे मैनिपुलेटर आपको अपनी बातों में फंसाता है बिना आपको पता लगे कि आप उनकी बातों में फंस रहे हो, और वो इन सब चीज़ों को एक दो टेक्निक्स का यूज़ करके करता है। यहाँ पर इस वाले पेज में देख सकते हो आप, लिखा हुआ है NLP मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करके, एंड PUA पिकअप आर्टिस्ट टेक्निक। तो इनको अपन लोग डिटेल में आगे समझेंगे, आगे एक टॉपिक है स्पेसिफिक इन दोनों के लिए। अभी फ़िलहाल में इतना ही इसका शॉर्ट में दिया गया है कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे मैनिपुलेटर आपको अपनी बातों में फंसाता है। तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि ऊपर ऊपर से। एंड अभी नेक्स्ट टॉपिक है ये प्रोपोगेंडा, इसको बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों प्रोपोगेंडा को हम लोग ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये चीज़ बड़े लेवल पर मैनिपुलेट करने के लिए होती है। तो ऐसा मैनिपुलेटर करता है कि दो आपको ऑप्शन देगा, बट वो दो ऑप्शन उसके ही फेवर में होने वाले हैं, बट आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ऑप्शन दिए गए हैं एंड आई हैव टू ऑप्शंस टू चूज़ अपने मन से। तो ऐसा है कि आपको ऑप्शन दिए जाते हैं तो आपको लगता है कि मेरे को तो ऑप्शन दिए गए हैं, मैं चूज़ कर सकता हूँ अपने लिए, अपने फेवर में। बट ऑप्शन मैनिपुलेटर ऐसे देता है कि जो भी ऑप्शन आप चूज़ करो उसका ही प्रॉफिट हो एंड आप उसकी बातों में आ जाओ। तो ये होता है प्रोपोगेंडा। तो इसकी वजह से आपको बचना है, ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान देना है। जो भी आपको ऑप्शन लगे, ये नहीं सोचना है कि ऑप्शन मिले हैं तो उनमें से कोई एक सही हो सकता है, दोनों ऑप्शन भी गलत होते हैं मेरे दोस्तों। अब नेक्स्ट मैंने जैसे कि बोला था आगे डिटेल में बताया गया है ये दोनों टॉपिक, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड पिकअप आर्टिस्ट टेक्निक। तो अब इन दोनों को समझाता हूँ मैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझा देता हूँ मैं। न्यूरो का मतलब होता है दिमाग, हमारा दिमाग कैसे सोचता है। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा, हम कैसे बोलते हैं। और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है, मतलब इसको रिलेट किया गया है हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के मेल को सिंपल वर्ड में बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन करो एक सामने वाला आपको कॉपी कर रहा है, जैसे कि आप किसी तरीके से बैठे हो एंड उसी तरीके से वो बैठ जाए। मान लो मैं हाथ रख के ऐसे बैठा हूँ तो वो भी ऐसे ही बैठ जाए। एंड मैं थोड़ा अभी जैसे नर्वस होकर बोल रहा हूँ बिकॉज मेरा पहली बार है ये ऐसे समझाना, किया नहीं है पहले। तो वैसे ही वो थोड़ा नर्वस होकर बोले और थोड़ा अपनापन वाला भाव जगाए। तो इसका मकसद ये होता है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच पाए बिना आपके माइंड तक पहुंचे, मतलब डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए बिना माइंड को पहुंचे। मतलब वही है कि बिना आपको पता लगे आपसे वो काम करवा ले। एंड अभी चलते हैं नेक्स्ट पिकअप आर्टिस्ट टेक्निक, जो कि नेक्स्ट पेज पे आप लोग देख सकते हो। दो टॉपिक हैं स्टेट पेज पर, तो एक तो मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं आइए दोस्तों अब दूसरी वाली टेक्निक बताता हूँ मैं, पिकअप आर्टिस्ट टेक्निक। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है एंड इसमें ना आपके जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके साथ खेला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहला है नैगिंग, तारीफ के बाद बेइज्जती कर देना। डायरेक्ट सीधे मैं बोलूँ, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं। कोई अगर रैंडम बंदा आपसे बोलता है कि आपकी ब्रो टी शर्ट मुझे अच्छी लग रही है बट ये फिटिंग अच्छी नहीं है, पहले वाली फिटिंग अच्छी है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, पहले अच्छा बोलना उसके बाद बेइज्जती कर देना। तो पहले उसने बोला कि टी शर्ट अच्छी है बट पहले वाला फिट अच्छा था, तो यहाँ पर वही वाला टर्म अप्लाई हो रहा है। तो इसका असर ये होता है कि ये आपको सबकॉन्शियसली अटैच, मतलब उस इंसान से अटैच हो जाते हो सबकॉन्शियसली। तो अब दूसरा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कीनू फिज़िकल टच। मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, वो बंदा इमोशनली है, रो रहा है एंड आपको उसके हाथ पे हाथ रख के समझाने की कोशिश करते हो और उसको थोड़ा बहला पुछला लेते हो अपनी बातों में। तो इसका मतलब पर्पस ये होता है, एम ये होता है कि आप उससे थोड़ा फैमिलियर हो जाओ। तो इन सब से बच के रहना दोस्तों। नेक्स्ट की दो चीज़ की बात करते हैं, पुश एंड पुल। ये एक रोलर कोस्टर की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि मतलब रिलेशनशिप का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, कि जैसे एक टाइम पे कैसे कि खुश हो जाते हैं एंड दूसरे टाइम पर वो मान लो अटेंशन नहीं देते हैं। तो ये सब कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है और अटेंशन गेन करने के लिए किया जाता है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स इसके। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है
डिफेंड डिफेंडिंग टेक्निक्स अगेंस्ट कोवर्ट मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको भी आपको समझा देता हूँ, इसमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स दिए गए हैं कि कैसे कैसे बचना है। तो सबसे पहले अवेयरनेस, पहचानोगे नहीं तो बचोगे नहीं, इसलिए पहचानो कौन क्या बोल रहा है, उसको समझो। एंड उसके बाद इमोशनल डिटैचमेंट, ठीक है, ज़बरदस्त मतलब जज्बातों को अपने काबू में रखो, किसी को मतलब फैल ना जाओ किसी पे। एंड उसके बाद सेट हार्ड बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज तय करो, जैसे कि मैंने पहले बोला था, बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है तो कुछ काम की होगी। और उसके बाद वेरिफिकेशन करो, सवाल पूछो, जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही पूछो, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही तो छोड़ दो, क्योंकि फिर वो आगे चल के आपको ही प्रॉब्लम देगी। तो अब इस चैप्टर का थोड़ा और बता देता हूँ मैं शॉर्ट में। इसमें टेक्निक्स बताई गई हैं और मैं शॉर्ट में और बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपके कोई इंसर्ट कर रहा है, मैं 3 बता देता हूँ। अगर आपके कोई इंसर्ट कर रहा है तो आप उसके सामने और थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहो, ठीक है। उसके बाद मिरर वाली थी, मिरर वाले में कोई अगर आपको कोई कॉपी कर रहा है तो आप कुछ ऐसा ट्राई करो कि सामने वाला उसको कॉपी करने में थोड़ा हिचकिचाए, थोड़ा अलग लगे उसे, ठीक है। एंड वो सेकंड वाली थी रोलर कोस्टर वाली, तो आपको अटेंशन नहीं देना है, अटेंशन मत दो। अब बढ़ते हैं मेरे नहीं बुक के अगले चैप्टर की ओर। तो चैप्टर का नाम है एनालाइजिंग डार्क साइकोलॉजी। यहाँ पर आप देख सकते हो चैप्टर 5 पर आ चुके हैं हम लोग। दोस्तों चैप्टर 5 पे पढ़ते हैं। चैप्टर 5 में बताया गया कि हर इंसान के पास बुराई होती है, अब वो चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, पर होती है। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस चीज़ पे स्टडी करते हैं कि कैसे इसे कंट्रोल होने से और इसको मतलब ये जो धोखा वगैरह होता है इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आगे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, मैं उस पॉइंट को समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले मैं, यहाँ पर ये देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट समझा देता हूँ। ये छोटा चैप्टर है इसलिए इसको जल्दी ख़त्म करके निपटा देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट का मतलब है कि सबके पास बुराई होती है, भले ही वो छोटी हो या बड़ी हो, जैसे कि मैंने बताया है। और ये पहले की हिस्ट्री से आती चली हुई आ रही है, कि अभी से नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा पहले से समाज में बुराइयाँ हैं। तो अभी चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। डार्क साइकोलॉजी स्टडी के ऊपर रिलेटेड है। तो ये जो डार्क साइकोलॉजी होती है ये इंसान की जो दिमाग होती है उसको स्टडी करती है। तो इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, नार्सिसम, जिसमें कि इंसान खुद को ही बेस्ट मानता है। एंड दूसरा पॉइंट दिया है कि मैनिपुलेट करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, तो आपको बच के रहना है। वो वाला डायलॉग है ना, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट है कि जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको, वो मीनिंग समझ नहीं आएगी आपको। जैसे कि शिकारी और शिकार होता है, शिकारी का शिकार करना नॉर्मल होता है, उसी प्रकार ये साइकोलॉजी में धोखाधड़ी ये नॉर्मल होता है। तो ये कोई भी ज़्यादा ओवर रिएक्टिंग वाली चीज़ नहीं है। और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का 5, अवेयरनेस से रिलेटेड, साइकोलॉजी के बारे में समझना और सबसे पहला रिवॉल्यूशन है इस समाज के लिए। और चैप्टर नंबर सॉरी, मैंने पॉइंट नंबर 3 गलती से छोड़ दिया, उसके बारे में समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 3 में 2 एग्जांपल दिए गए हैं, 2 लोगों का नाम है बडी एंड धमर। 2 लोग हैं, तो ये जो बडी है, बडी नाम का, ये 2 क्रिमिनल हैं, इन दोनों के एग्जांपल दिए गए हैं इस पूरे चैप्टर में। एक ही एग्जांपल है तो अच्छे से समझाता हूँ मैं। ये बड़ी है, ये दूसरों को दुख पहुंचा के, मैंने बताया कि कुत्ते वाला एग्जांपल, वैसे दूसरों को दुख पहुंचा के इसे अच्छा लगता है। एंड जो पावर गेन करना चाहता है सॉरी बड़ी। एंड जो दूसरा है दैमर, वो हार्म करके लोगों को खुश होता है। तो इसमें डार्क साइकोलॉजी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनने स्टडी किया है कि वो लोग है ना, जैसे इनके बचपन से रिलेटेड ये लोग कैसा सोचते हैं और कैसा इनका बिहेवियर, इन सबको स्टडी करते हैं, कैसा इनका बचपन था, और इन सब से बातें उगलवा लेते हैं ताकि आगे कभी कोई ऐसा क्रिमिनल आए तो उसका केस सॉल्व करने में आसानी हो। और अगर तुम्हें किसी से कुछ उगलवाना है तो तुम ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं था, अभी लास्ट 2 चैप्टर बचे हैं, वही पढ़े हैं। ये चैप्टर 6 पर आ चुके हैं, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। अब इसको कंप्लीट करते हैं, लास्ट 2 चैप्टर हैं। और सुबह से बैठा हूँ, अभी खत्म ही होने वाली वीडियो बन रही है, तो एंडलेस तो। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। और सबसे पहले द इसमें टॉपिक है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन।
तो इसमें हमें सबसे पहले बताया गया है कि जो मीडिया और प्रोपोगेंडा है उसकी वजह से आजकल काफ़ी ज़्यादा जो हमारा सोच है और जो थिंकिंग है उसको बहुत ज़्यादा चेंज किया जा सकता है बाय द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स एंड जो भी ऑनलाइन चीज़ें पड़ी हैं उन सब का यूज़ करके। एंड इतना ये इसका स्टार्टिंग पार्ट था। इसमें टॉपिक वाइज पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहला है स्टीयरिंग अटेंशन। तो ये टॉपिक वाइज मैं आपको समझाता हूँ अभी आगे। तो सबसे पहला है स्टीयरिंग अटेंशन। इसमें बताया है कि मैनिपुलेटर जो आपके ज़रूरी मुद्दे हैं उन चीज़ों से ध्यान हटाकर फालतू की चीज़ों में डाल देगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ पेट्रोल शॉर्टेज का। तो अभी जैसे कि पेट्रोल शॉर्टेज हुई थी बट मीडिया ने उसमें आवाज़ मतलब बात नहीं की एंड बाकी चीज़ों पे बात करती रही। तो ये था स्टीयरिंग अटेंशन की जो मेन मुद्दे हैं उनसे बात हटाकर किसी और पर डाल देना। तो ये था स्टीयरिंग अटेंशन। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, द फोर्स्ड प्रॉब्लम रिएक्शन एंड सॉल्यूशन के ऊपर। तो इसमें बताया गया है कि जो मैनिपुलेटर होता है वो आपको फंसाने के लिए एक नकली प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड एक सॉल्यूशन अपने पास रखता है जो कि वो मनवाने वाले होता है। जैसे कि आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट की उसमें एंड सॉल्यूशन वो खुद लेके आएगा और आप उसको गुस्से में या फिर बोल सकते हैं इमोशनली मैनिपुलेट हो जाओ और उसकी वो बात मान लो और उसका वो एम था ये। तो ये था इस वाले टॉपिक में, तो इससे आपको बच के रहना है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ग्रेडेशन ऑफ चेंजेस। नेक्स्ट टॉपिक इस वाले पेज पर देख सकते हो, ये वाला पेज। तो इसमें बताया गया है कि कोई चेंजेस जो लाने होते हैं वो धीरे धीरे नहीं मतलब एकदम नहीं, धीरे धीरे भी ला सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ सरकार का और एक अपने दोस्तों का। सबसे पहले अपने दोस्तों को देता हूँ क्योंकि वो आप लोग रिलेट कर पाओगे। जैसे कि कोई प्लान होता है या फिर कोई ट्रिप वगैरह कैंसिल करनी रहती है या कहीं जाना होता है, कोई बात आपको कैंसिल करनी है बट आप डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे मैं नहीं जाऊँगा। तो आप बात को टालने के लिए रिलेट कर पाओगे, बोल देते हो कि कल देखेंगे। या ऐसे कि पढ़ने के लिए बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, आप बोल देते हो कि कल पढ़ लेंगे, कल से करेंगे, ये करेंगे। तो ये बात टालना हो गई। और एक टाइम के बाद आप लोग जैसे कि दोस्तों से बोल रहे हो कि मैं कल कर दूंगा ये काम, परसों कर दूंगा। फिर एक टाइम के बाद आप बोल सकते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इससे आपको डायरेक्ट गुस्सा नहीं झेलना पड़ेगा। एंड उसके बाद मैं सरकार का एग्जांपल देता हूँ। तो देखो उन्हें नया लॉ पास करना रहता है तो एकदम से नहीं लाते हैं, पहले उस लॉ के ऊपर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करते हैं और न्यूज़ चैनल पे वगैरह न्यूज़ वगैरह दिखाते हैं और लोगों की राय ओपिनियन लेते हैं। फिर उसके बाद करते हैं उस लॉ को लॉन्च। तो ये था ग्रेडेशन ऑफ चेंजेस में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये रहा नेक्स्ट टॉपिक, पोस्टपोनमेंट ऑफ चेंजेस। ठीक है तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, पोस्टपोनमेंट ऑफ चेंजेस। आप लोग देख सकते हो इस पेज पर हेडिंग है ये वाले पेज पर। तो इस वाले पेज में बताया गया है कि अगर किसी चीज़ का विरोध हो रहा है और आपको उसको टालना है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है पिछले वाले ग्रेडेशन ऑफ चेंजेस से रिलेटेड। तो आप लोग उसको ऐसे कर सकते हो, एक टाइम के लिए टाल सॉरी माइक गिरा दिया मैंने। आप लोग उसको एक टाइम के लिए टाल सकते हो और जैसे कि उसका विरोध हो रहा है वापस से लॉ का एग्जांपल ले सकते हैं। कोई पास करना है लॉ गवर्नमेंट को, तो जैसे कि पब्लिक अगर उसका विरोध कर रही है तो गवर्नमेंट एक टाइम के लिए उसको बंद कर देगी ताकि उस पर किसी का ध्यान न जाए। और फिर उसको धीरे धीरे जैसे कि मैंने बोला था ग्रेडेशन ऑफ चेंजेस में, उसको यूज़ करके धीरे धीरे अपना लॉ पास कर लेगी। तो ये था पोस्टपोनमेंट ऑफ चेंजेस में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे, ये वाला टॉपिक, एड्रेस इन चिल्ड्रंस लैंग्वेज। तो इस वाले टॉपिक में बताया गया है कि अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आप बच्चों टाइप में बात करके अपनी बात आराम से मनवा सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, ये मैं दिखा देता हूँ। 12 एज तक के बच्चों तक की बात आप लोग कर सकते हो। जैसे कि मतलब वैसे बच्चों वाली बात नहीं और करके। तो ऐसा है कि जैसे किसी आपको बात मनवाना है और
तो आप लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कन्वर्सेशन कि मेरे पास एक छोटा सा काम है, करोगे क्या? मतलब मैनिपुलेटर आपको ऐसे मैनिपुलेट करेगा कि वो बोलेगा छोटा सा काम है, फिर चाहे बड़ा काम हो फिर आप हिचकिचाओगे मना करने में, बट उसने बोला था छोटा सा काम है। तो ऐसे आप लोग किसी से काम निकलवा सकते हो अपना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, रिप्लेस फीलिंग विद इमोशन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वाला टॉपिक है, रिप्लेस फीलिंग इन इमोशंस। चलो इसको मैं समझाता हूँ। सो इस वाले टॉपिक में है कि मैनिपुलेटर जो आपकी बातों से ज़्यादा आपकी फीलिंग और जो आपकी एक्टिविटी होती है उन पर ध्यान देता है। तो अपनी फीलिंग्स को मैंने पहले भी बोला था काबू में रखो, मैनिपुलेटर के सामने फैलो मत। और नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, इतना ही था इसमें। और नेक्स्ट टॉपिक है पोस्टलाइन इग्नोरेंस। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला पेज मैं दिखा रहा हूँ, थैंक यू, इसके हो जाए ये वाला। तो इस वाले टॉपिक में है ना, मैनिपुलेटर आपको ज़रूरी जानकारी से दूर रखता है ताकि आप क्रिटिकल थिंकिंग ना कर पाओ। जैसे कि सरकार वाला आप लोग वो ले लो मुद्दा, जैसे कि अभी ये आप लोग मोदी, मैं तो ऐसे बोलूँगा, उसका एक मुद्दा ले लूँ। तो उसमें क्या हुआ था कि वोट चोरी वाला इंसिडेंट हुआ था। और उसमें क्या हुआ था कि जो वोट चोरी वाला इंसिडेंट है वो सरकार छुपा रही थी, एंड जो कि हमसे छुपाया गया था। तो ये पोस्टलाइन इग्नोरेंस में आ गया कि मैनिपुलेटर आपसे ज़रूरी जानकारी छुपा लेता है ताकि आप क्रिटिकल थिंकिंग ना कर पाओ, और फिर उसकी जगह आपको किसी और चीज़ में उलझा देता है। वो आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपोगेटिंग मेडियोक्रिटी। ये देख सकते हो ये वाला टॉपिक। तो इस वाले टॉपिक में क्या है, लोगों को छोटी बातों में बिजी रखना। जैसे कि मैंने बोला था कि वो सरकार ने अपना वो चोरी वाला इंसिडेंट छुपाया है, तो वो किसी छोटी बात में बिजी करके अपने बड़े टॉपिक को बचा सकती है, सेफ भी रख सकती है। तो इसमें क्या होता है कि लोगों को छोटी छोटी बातों पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। जैसे कि कोई न्यूज़ चैनल है और मैंने सिलेंडर की शॉर्टेज देखी है, मैं उसके बारे में देखने के लिए न्यूज़ आया हूँ, बट न्यूज़ पर कुछ और फैशन से रिलेटेड बताया जा रहा है कि अगर आपके पास ये फैशन रिलेटेड क्लॉथ है और तो आप लोग इसे चेंज कर लीजिए, न्यू फैशन आ चुका है। तो आपका ध्यान भटकाया जा रहा है और जो मेन मुद्दा है उसको हटा के। तो मैनिपुलेटर इसी चीज़ का यूज़ करके आपको जो आपकी मेन जिससे मतलब आप किसी से कम्युनिकेशन करने आए हो तो मैनिपुलेटर उससे आपको भटका देगा छोटे छोटे टॉपिक पे करके। तो आप अपने जो टॉपिक है उस पर अड़े रहना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, गिव रेजिस्टेंस अ बैड कंसाइंस। ये देख सकते हो ये वाला टॉपिक पर आ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, मैनिपुलेटर लोगों को विश्वास दिलाता है कि जो हुआ है वो उसी की गलती है, मतलब ब्लेम पूरा उसी पर डाल देता है। जैसे कि अभी के टाइम पे रिलेशनशिप वाले मैं एग्जांपल दे सकता हूँ बहुत अच्छे से। लड़की डाल के चली जाती है लड़के पे वो फेंक के अपना जो कि चिट्ठा होता है कि सारी गलती तुम्हारी है, तो जिसकी वजह से खुद पर गिल्टी फील होता है, तो आप लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हो। मैं ये पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या होता है कि सामने वाला सारे जो गिल्टी फीलिंग है वो आप पर छोड़ जाता है ताकि आप लोग उसके सामने कुछ बोल ही ना पाओ, मतलब कुछ डिफेंस ही ना कर पाओ। तो ये था इस वाले वो पॉइंट में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है नोइंग मोर अबाउट पीपल देन दे देमसेल्फ नो। देख सकते हो लास्ट टॉपिक ये वाला। तो इसमें बताया गया है कि कैसे आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया, साइंस का रिलेटेड, डाटा रिलेटेड आपकी जितनी भी चीज़ें पढ़ी है उस पर मैनिपुलेटर आपकी इंफॉर्मेशन निकाल के आपसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, एंड फिर उसका यूज़ करके आपको मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। तो इस टॉपिक में यही बताया गया है कि अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी प्राइवेट रखो, मतलब इतनी भी नहीं फैलाओ कि मैनिपुलेटर जो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उससे आपको खुद ही हार्मफुल अफेक्ट होना पड़े। तो अभी ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। देखो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं पेज टर्न करके दिखाऊँ, चैप्टर 7 पे आ चुकी हैं। अब बस इस चैप्टर 7 की बारी, फिर वीडियो खत्म। मैं भी लगा हूँ मेहनत करने, लाइक ठोक देना। फिर से दूसरी बार बोल रहा हूँ, अब नहीं बोलूँगा।
बस चैप्टर 7 पे पहुंचते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी से फिर। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं इस अबे साले, जो माफ करना मैं जो कभी सॉरी आइए दोस्तों अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट चैप्टर पे, फिर इस वीडियो को अंत करते हैं। वैसे मैं ज़्यादा हिंदी बोलने लगा हूँ समझाते समझाते। तो चैप्टर 7 हिप्नोसिस एंड डार्क साइकोलॉजी, कैसे आपको हिप्नोटाइज करा जाता है डार्क साइकोलॉजी से, मतलब डार्क साइकोलॉजी का यूज़ करके। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे सेल्फ हिप्नोसिस। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं, मतलब खुद को टेक्निक्स ऐसी हैं कि खुद को माइंड को रिलैक्स करके आप पॉजिटिवली इतना सोच लो कि आप जो है ना खुद को सबकॉन्शियस माइंड पर पहुंच जाओ कि आप वो चीज़ कर सकते हो, अचीव जो आपको करना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो आप लोग इस वाले सेल्फ हिप्नोसिस को ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले रिलैक्सिंग माइंड आपको चाहिए रहेगा, एक शांत प्लेस एंड सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है, जो आपको चाहिए उस पर जोर डालना है जैसे कि, और ख़ुद को पॉजिटिवली सोचना है, बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं कुछ, तो मैं आपको 2-3 पढ़ के बता देता हूँ। टू स्टॉप स्मोकिंग, सबसे पहले स्मोकिंग का दिया गया है यहाँ पर, देखो स्मोकिंग। एंड उसके बाद प्रॉपर डाइट लेने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर बहुत उचक्कन है बाहर का खा लेते हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। और इनहेंसिंग ओवरऑल मेमोरी, अगर आप लोग अपनी मेमोरी पे थोड़ा डाउट है कि भूल जाते हो जल्दी, तो ऐसे यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद बात करते हैं स्टेज हिप्नोसिस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेज हिप्नोसिस। तो इसमें ऐसे समझाया गया है कि मैजिशियन द्वारा एक बंदे को बुलाया जाता है स्टेज पर एंड उसे सर्टेन एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है कि लाइक डांस करो, एंड वो बंदा स्टेज फियर की वजह से, पब्लिक फियर की वजह से सेल्फ रिस्पेक्ट ना गिर जाए, इसकी वजह से वो बंदा मना करने की बजाय डांस कर देता है। तो ये अपनी बात रखना आनी चाहिए, इसमें बताया गया है सेल्फ हिप्नोसिस में। एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ हिप्नोसिस एंड पब्लिक हिप्नोसिस। तो ये दोनों मैंने टॉपिक आपको समझा दिए हैं, आपको है वो समझ आ गए होंगे। सेल्फ हिप्नोसिस में आप लोग खुद अपने मन को रिलैक्स करके एंड और खुद को रिलैक्स करके मन को, उसके बाद खुद से ट्राई करते हो। तुम्हें पसीना पसीना हो गया यार, देखना माइक पकड़े पकड़े इतनी गर्मी हो रखी है। तुम लोग की साइड क्या है? और अभी बात करते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ हिप्नोसिस एंड स्टेज हिप्नोसिस। ये वाला टॉपिक है हमारा, ये देख सकते हो ये वाला। तो ये दोनों मैंने टॉपिक आपको समझाए हैं। सेल्फ हिप्नोसिस कैसे करते हैं, खुद को रिलैक्सिंग माइंड में रख के एंड अपने पॉजिटिवली थिंकिंग, जितना तुमसे पॉजिटिव हो सके उतना पॉजिटिव सोच कर। और दूसरा है स्टेज हिप्नोसिस, जो कि एक मैजिशियन के द्वारा एग्जांपल दिया गया है। तो पब्लिक फियर में कहीं भी फियर हो तो अपनी बात रखना सीख लो मेरे दोस्तों। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ हिप्नोसिस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टाइप्स ऑफ हिप्नोसिस। तो कितने टाइप्स के हिप्नोसिस होते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। पहला टाइप है हमारा ट्रेडिशनल हिप्नोसिस। ट्रेडिशनल हिप्नोसिस में क्या होता है कि हमारे जो सिंपल वे में ट्रेडिशनल हिप्नोसिस में मैनिपुलेटर आपको सजेशन देता है, या फिर जो कि वो बैकवर्ड काउंटिंग कराता है। उसके बाद CD MP3 प्लेयर के द्वारा रिकॉर्डिंग्स चला के, ये देख सकते हो यहाँ पर रिकॉर्डिंग, CD MP3 प्लेयर के द्वारा रिकॉर्डिंग चला के आपको पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है, ताकि आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच पाओ और अपना जो काम है वो कर पाओ एक पॉजिटिव वे में। उसके बाद है एरिक्सोनियन हिप्नोसिस, जिसमें डायरेक्ट की जगह आपको स्टोरीज़ के द्वारा समझाया जाता है। जैसे कि कोई मैनिपुलेटर आपसे डायरेक्ट कुछ बोलने की जगह बोले, नदी बहती है और रास्ते पार करते हैं, मेरे से गलत प्रोनाउंस हो गया, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। नदी बहती है और रास्तों को पार करती है, वैसे ही तुम अपने डरों को पार कर सकते हो। तो ऐसे कुछ हिप्नोसिस होते हैं एरिक्सोनियन हिप्नोसिस। तो इसमें ये था, और इसमें मैनिपुलेटर स्टोरीज़ के द्वारा आपको मैनिपुलेट करने का ट्राई करता है। और उसके बाद बढ़ते हैं अपने NLP हिप्नोसिस। NLP आपको याद होगा, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था। NLP में क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा आपके जो बॉडी लैंग्वेज होती है, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, उसको नोटिस करके जो किया जाता है
तो इसको कॉपी करके सामने वाला आपको ऐसा फील कराता है कि वो कंफर्टेबल, आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, और फिर जो मैनिपुलेशन टेक्निक्स हैं वो आगे स्टार्ट करता है। तो जो मैंने कहा था कि पहले समझाया था कि अपनी जो बाउंड्रीज हैं वो फिक्स करके रखना। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा फिर से सेल्फ हिप्नोसिस रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने वो समझा नहीं रहा हूँ। सेल्फ हिप्नोसिस मैंने 2 बार समझा दिया है। अब सब्लिमिनल मैसेज, ठीक है, ये देखो ये वाला टॉपिक सब्लिमिनल मैसेज, इसको समझाता हूँ। इसमें ऑडियोज़ के थ्रू, जैसे सॉन्ग्स के पीछे मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, और जैसे आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, उसके बाद उसमें बैकग्राउंड में कोई हल्के से बोलता है, ऐसे मोटिवेटिंग रैप वगैरह सुन रहे हो, तो उसमें बोला कोई कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब पूरा सॉन्ग चल रहा है, उसके पीछे बैकग्राउंड में कोई बोल रहा है, तो आपको डायरेक्टली तो समझ नहीं आएगा, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिक्स हो जाएगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो इसी के कारण जैसे कि आप लोग देखा होगा कि मैं कोई मोटिवेटिंग सॉन्ग सुन के मोटिवेट हो जाते हो, तो यही रीज़न है, इसी ट्रिक का यूज़ करके आप मोटिवेट होते हो दोस्तों। तो अब चलते हैं प्ले सब्लिमिनल मैसेज विद स्लीपिंग, ये वाला टॉपिक। इस वाले टॉपिक में क्या है कि जो मैसेज स्लीपिंग के द्वारा आप लोग यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप सोते समय कोई ऑडियो प्ले करते हो ताकि आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े, और 6 से 8 घंटे की स्लीप तो आपको प्रॉपर लेनी चाहिए। देखो 6 से 8 घंटे, ये देखो ये यहाँ पर है। हाँ, तो मैं बोल रहा था 6 से 8 घंटे की नींद तो आपको लेनी चाहिए, वरना आपका दिमाग खुद काम नहीं करेगा, ना कुछ सबकॉन्शियस लगेगा, ना कुछ साइकोलॉजी लगेगी, तो इतनी नींद तो लेनी पड़ेगी। और ये वाला मैंने ट्राई नहीं किया, ये ऑडियो वाला। और हमारा लास्ट टॉपिक है व्हाट्स सब्लिमिनल ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, लास्ट सेकंड सॉरी, ये वाला टॉपिक यहाँ पर देखो। इसमें बताया गया है कि कैसे कुछ फ्लैशेस, मैं टॉपिक को एक बार अच्छे से और समझा देता हूँ क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, इसी में से रिलेटेड है। ये देखो बहुत सब्लिमिनल फ्लैशेस ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, जैसे कि कोई ऐड आ गई आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, एंड उसमें आपको एक मतलब बटन दिया है, एक्शन बटन कि हुक टाइप का, जैसे ऐड देखते टाइम आपके में आ गया बाय नाउ, लिमिटेड टाइम ऑफर, हाई डिस्काउंट प्राइजेस, लोएस्ट प्राइस एवर। तो ऐसे ये फ्लैशेस हैं जो आपको इतना नोटिस नहीं करते हो, बट आपको याद हो, अगर ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, मेरे साथ तो हुआ है, इसलिए मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। बाद में आपको बाद में आपको ये सब याद आता है कि हाँ मैंने ये देखा था, तो ये सब सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। अब उसके बाद चलते हैं ये प्ले MP3 सब्लिमिनल मैसेज ड्यूरिंग डे टाइम, तो वही मैंने डे टाइम MP3 वाला बताया था कि कैसे म्यूज़िक को प्ले करके, और उसके बैकग्राउंड में जो भी होता है, जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट का मैंने एग्जांपल दिया था, तो वैसे आई एम कॉन्फिडेंट सुनते सुनते आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए आपको मोटिवेशन आ जाता है। तो इसलिए मोटिवेशन सॉन्ग अच्छी होती है। लास्टली इधर पे ख़त्म होता है हमारा चैप्टर, और आई डोंट नो कितनी बड़ी वीडियो बन गई, बट मैं सुबह 8 बजे से बैठा था। अभी दिखाता हूँ टाइम कितना हो रहा है, मुझे पता था लंबी वीडियो बनेगी। चैप्टर 8 अगर नेक्स्ट पार्ट बना तो उसमें चैप्टर 8 से 14 तक कंटिन्यू करेंगे। 7 चैप्टर मैंने निपटा दिए हैं। और हाँ, तो मैं देखो कितना पसीना हो रखा है, फोकस करके दिखाऊंगा, पसीना हो रखा है, माइक वाइक टी शर्ट, बहुत गर्मी है। और अब मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो का अंत होने जा रहा है, मैं ज़्यादा वो इंग्लिश बोलने वाला हूँ। मैंने बोला था 8 बजे स्टार्ट किया है, देखो कितना 5 बजने वाले हैं, घड़ी उठा लाया है तो सीधी, कौन अब इतनी मेहनत करे। तो अब चलता हूँ मैं रेस्ट करने। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो एंड कुछ सीख कर गए होगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं किसी अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके, तब तक के लिए रोम रोम भाइयों।